बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था। हम मियांवाली के एक कस्बे से मुंसलिक कच्ची बस्ती में रहते थे। यहाँ एक कमरे का घर किराए पर ले रखा था। गलियां कच्ची थीं और उनमें कूड़ा करकट के साथ साथ नालियों में गटर का पानी ओवरफ्लो होकर उसके किनारों से निकलता हुआ पूरी गली में बहता रहता। यहाँ तक कि गुजरना मुहाल हो जाता। बदबू तो जैसे यहाँ की पक्की मकीन थी और मच्छर मक्खियाँ सारी सारी रात जीना धोबर कर देते। अचानक अम्मा ने मॉर्टीन प्लस अपने थैले से निकाला और स्विच बोर्ड में लगा दिया। मैंने अम्मा से पूछा, ये कहाँ से लाई हो अम्मा? ये तो बहुत महंगा होता है। मैं उसके करीब जाकर खड़ी हो गई और उसे गौर से देखने लगी। अरे मुझे खरीदने की क्या जरूरत है, बेगम साहिबा के घर से उठा लाई हूं। तुम रोज कोई ना कोई चीज उठा कर ले आती हो अम्मा, वो मना नहीं करती क्या? तो उन्हें बताकर थोड़ी लाती हूं, पगला गई हो क्या? ये बड़े घर की बेगमात इंतहाई बखील होती हैं, तुझे नहीं पता। कूड़े में चीज फेंक देंगी लेकिन किसी गरीब के मुंह को नहीं लगाएंगी। अम्मा मुंह बनाते हुए बोली तो मैं चुप हो गई। कहती भी क्या, कमरे में फैलने वाली उसकी भीनी भीनी खुशबू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे में कोई मच्छर ही नहीं है। मेरी तो खुशी से बाँछें खिल सी गईं। अरे वाह अम्मा, तू तो एक जादू का खजाना घर लेकर आ गई है, वरना तो सारी सारी रात खारिज करते गुजर जाती है और नींद भी नहीं आती। लेकिन लगता है आज रात हम सुकून से सोएंगे। मैं खुशी से बोली तो अम्मा मुस्कुराने लगी। अरे शहजादी, ये बड़े लोग यही चीजें घर में लगाते हैं, तभी तो पूरी रात गहरी नींद सोते हैं। पैसा हो तो बस नजाकत आ ही जाती है। अम्मा गहरी सांस लेते हुए चारपाई पर नीम दराज हुई तो मैं भी चादर सीने तक लेकर लेट गई। आज तेरा अब्बा लेट हो गया? लेट नहीं हुए माँ, आज घर नहीं आएंगे। अरे वो क्यों? अब्बा ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि वो वापसी पर छोटी फुप्पो के घर जाएंगे। फुप्पा ने फिर उनको खर्चे पानी के लिए बहुत मारा है, इसीलिए फुप्पो ने अब्बा को बुलाया है। अरे तो तेरा 2.5 चटांक का अब्बा क्या कर लेगा भला? वो कौन सा थाने में एसएचओ लगा हुआ है जो उसके शौहर को रोक पाएगा? अम्मा उबासी लेते हुए बोली। उसे नींद भी आ रही थी लेकिन बातों के चस्के भी ले रही थी। और ये रज्जो ने तेरे अब्बा को पैसों की मशीन समझा हुआ है क्या, कि जब दिल करता है तू पिटती है और फिर अपने भाई से पैसे मांगने लगती है। 100 बार कहा है कि खुद भी मेहनत कर और अपने खावन को भी किसी काम धंधे के साथ लगा। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ठिकाना ढूंढ लिया है इन मियाँ बीवी ने। अम्मा, फुप्पा वाकई बहुत जालिम है। याद नहीं, एक दफा फुप्पो को कितना बेरहमी से मारा था कि उसका सर फट गया था। मैंने झुरझुरी ली। जो ही वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, फुप्पो सर पर दुपट्टा बांधे जो खून से भर चुका था, अपने 3 माह के बच्चे को उठाए हमारे दरवाजे पर लेकर आई और दरवाजे में ही गिर गई। अब्बा ने उसे फौरन उठाया और अस्पताल लेकर गया, जहां उनकी मरहम पट्टी करवाई और तकरीबन 1 माह तक वो हमारे घर पर रही, फिर खुद ही अपने घर चली गई। अरे रहने दे शहजादी, कुछ तो उसका भी कसूर होगा, मर्द ऐसे ही तो नहीं हाथ उठाता। अच्छा चल अब सो जा, मुझे भी सोने दे, सुबह मैंने जल्दी काम पर जाना है। अम्मा मेरी फुप्पो की तरफदारी से चिढ़ गई थी। क्यों अम्मा, सुबह जल्दी क्यों जाना है तुझे? बेगम साहिबा के घर फंक्शन है कल, बहुत काम होना है। आज भी हमसे सारा दिन सर पर खड़े होकर कोने खुदरों की सफाइयां करवाती रही, कल न जाने क्या क्या करवाएगी। मेरी तो पहले ही जान टूटी पड़ी है। अम्मा चुप हो गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोली, खाने का भी खूब एहतमाम होगा। रजिया बता रही थी ऐसे खानों के आइटम रखे हैं जिनका नाम भी पहले कभी नहीं सुना था, यकीनन वो मजेदार भी होंगे। अम्मा की बात पर मेरी आंखों के सामने लजीज खाने फिरने लगे तो मेरे मुंह में पानी भर गया। अम्मा, मेरे लिए भी कुछ न कुछ लेकर जरूर आना। लेकिन अम्मा नहीं बोली, शायद वो सो गई थी। थोड़ी देर बाद ही उसके खराटे गूंजने लगे। हाय खुशकिस्मत है अम्मा, उधर चारपाई पर लेटती हैं और इधर सो जाती हैं, और एक मैं हूं सारी सारी रात चारपाई पर करवटें बदलती रहती हूँ। लेकिन इस जवानी में भला नींद किसको आती है? अचानक मेरी जहनी रौक कमाली की तरफ भटकी। उसका नाम तो कमाल था, लेकिन मैं उसे कमाले कहती थी। सांवले रंग का कमाला, ऊंचे लंबे कद और अपने चौड़े सीने के साथ मेरे दिल में घुप गया था। वो हमारी बस्ती में सुर्खी पाउडर, कॉस्मेटिक की हर तरह की वैरायटी के साथ सस्ते इतर और परफ्यूम बेचता था। उसकी रेडी पर खवातीन की ज़रूरी इस्तेमाल की हर चीज़, बाल सफ़ा क्रीमों से लेकर अंडर गारमेंट तक मिल जाती थी। गोया वो चलती फिरती दुकान था। वो खवातीन से ज़्यादा बहस नहीं करता था, बल्कि खवातीन ही उसी बातों में उलझाए रखती।
वो कोई आइटम भी उधार नहीं देता था, लेकिन उसने मुझे कई बार बुंदे और चूड़ियां पैसे कम पड़ने के बावजूद ऐसे ही दे दी। वो हफ्ते में एक दो बार तो जरूर चक्कर लगाता था और हमारी गली में काफी देर तक खड़ा रहता था। मुझे कुछ ना भी लेना हो तो भी मैं उसकी रेडी के पास जरूर जाती और ब्यूटी क्रीमों से मुतालिक उससे पूछती रहती। उसकी मालूमात उन ब्यूटी क्रीम्स पर बहुत गहरी थी, जिसमें कुछ बातें तो मुझे समझ आती और कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती। मैं तो बस उससे बात करना चाहती थी और यही चीज मुझे उसके करीब ले जाती। मैं तो कमाल के साथ घर बसाने के सपने देखने लगी थी, लेकिन इन बातों की भिनक मैंने किसी को भी न लगने दी थी। अम्मा सुबह सवेरे ही अपने काम पर चली जाती तो मुझे ही सारा घर संभालना पड़ता। हम दो बहनें थीं, भाई नहीं था। बड़ी बहन की शादी अब्बा ने जल्दी कर दी, जबकि उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 13 बरस थी। उस बेचारी का नसीब फुप्पो की तरह ही फूटा हुआ निकला। उसकी शादी जिससे हुई वो कोई गैर नहीं बल्कि बड़ी फुप्पो का बेटा था, लेकिन पक्का जवारी था। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखती थी वहां गुर्बत आम थी। घर का हर दूसरा फर्द मजदूरी करता था या बेकार रहता। ऐसे में यहाँ की औरतें नजदीकी बंगलों में सफाई का काम ढूंढती, लेकिन जिंदगी बहुत मुश्किल थी। पक्की नौकरी शाजिर नादरी यहाँ किसी की होगी। जुए, कच्ची शराब की लत आम थी। यहाँ मर्द गली के किसी नुक्कड़ पर या दरख्त के नीचे टोलियों की शक्ल में बैठकर जुआ खेलते नजर आते, जबकि उन्हीं औकात में खवातीन मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही होती थी। हम भी इसी तबके से ताल्लुक रखते थे, लेकिन हमारा हाल कदरे बेहतर था। हमारे घर के हालात इतने बुरे न थे कि अम्मा को काम करना पड़ता। अब्बा मजदूरी करते थे, मगर उनकी आमदन इतनी थी कि हम बआसानी अपना वक्त गुजार सकते थे। लेकिन अम्मा ने बाहर काम करना शुरू कर दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अम्मा अब्बा को शदीद नापसंद करती थी, क्योंकि मेरे बाबा बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थे। उनका रंग काला था, अम्मी से कद में भी छोटे थे, जिस्म भी उनका दुबला पतला था। हालांकि वो ठीक ठाक खाना खाते थे, लेकिन न जाने क्यों उन पर गोश्त नहीं चढ़ता था। उनके चेहरे पर सबसे नुमाया उनके सामने के दांत थे, जो तिरछे से बाहर निकले हुए थे और होंठों पर धरे रहते थे। इसके मुकाबले में अगर मैं अपनी अम्मा को देखूं तो वो किसी चांद के टुकड़े से कम न थी। ऊंचा लंबा जिस्म किसी अल्हड़ मुटियार की तरह था। गोरा चिट्टा रंग, नागन जैसी स्याह लंबे बालों की चोटी, वो किसी अप्सरा से कम न लगती थी। उसे हमेशा इस बात का दुख था कि उसके माँ बाप ने उसका जोड़ का रिश्ता नहीं किया। मैंने होश संभालते ही अम्मा को अब्बा से उखड़े लहजे में ही बात करते हुए सुना, जबकि अम्मा के मुकाबले में अब्बा ने हमेशा तहम्मुल मिजाजी से बात की। अम्मा बहुत तेज मिजाज की थी, जबकि अब्बा इंतहाई ठंडे मिजाज के थे। अम्मा ने जब भी अब्बा से गुस्से से बात की तो अब्बा मुस्कुराकर चुप हो जाते। वैसे भी वो बहुत कम को थे, जो भी कमा कर लाते अम्मा के हाथ में रख देते। लेकिन अम्मा फिर भी खुश न होती, बल्कि अब्बा को कम आमदनी के ताने वो अक्सर देती रहती और अब्बा चुप करके उनके ताने सुनते रहते। अम्मा की सहेलियां अक्सर उन्हें काम पर उकसाती रहती थी, तो अम्मा ने भी संजीदगी से उस पर गौर करना शुरू कर दिया। उनकी एक सहेली रेशमा ने अम्मा के लिए बाकायदा एक घर में काम की बात भी कर ली थी, और अम्मा ने वहां जाकर काम के हालात भी देख लिए। सफाई और बर्तन के अच्छे खासे पैसे बेगम साहिबा ने जब बताए तो अम्मा की खुशी दीदनी थी। काम भी अम्मा को आसान सा लगा, इसीलिए उन्होंने हामी भर ली। उस वक्त बड़ी बहन का रिश्ता भी आया हुआ था, और उसके जहेज की फिक्र भी अम्मा अब्बा को कुछ ज्यादा ही होने लगी थी, क्योंकि मेरी बहन का रिश्ता मेरी सबसे बड़ी फुप्पो के घर हुआ था, और मेरी सबसे बड़ी फुप्पो की अम्मा से कभी भी नहीं बनी। अम्मा इस रिश्ते के लिए किसी तौर भी तैयार न थी। इस रिश्ते की वजह से पहली बार अब्बा ने अम्मा पर हाथ भी उठाया था। अम्मा ने पहली बार जब अब्बा से मार खाई तो वह हैरान नजरों से अब्बा की तरफ देखती रही, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात भी न की थी, और आज कैसे उसका हाथ उठ गया। वो जितना सोचती उतना ही रोती जाती। कई बार उनके दिल में ख्याल आया कि वो घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाए, लेकिन वो ऐसा न कर सकी, क्योंकि एक तो उनके वालिदैन गरीब थे और दूसरा उस घर में भाभी का कंट्रोल था, और भाभी की और अम्मा की आपस में कभी भी न लगी। मैके जाना, वो भी अपनी जवान बेटियों के साथ, खुद को आजमाइश में डालने के मुतरादिफ था। इसीलिए अम्मा चुप सी होकर बैठ गई। वैसे भी अम्मा को हम बेटियों के साथ कुछ खास लगाव भी न था, क्योंकि हम दोनों बहनों के रंग अब्बा पर थे। वो अक्सर हम दोनों को कल्लो कहकर पुकारती। मेरी बड़ी बहन जमीला तो अम्मी की बातों का बुरा नहीं मनाती थी, लेकिन मुझे बेहद कोफ्त होती, और मैं अम्मी से इस बात का इजहार भी कर देती तो वो इंतहाई जले कटे अंदाज में कहती,
कल्लो न कहूं तो क्या कहूं, तुम लोगों का तो पूरा ददियाल ही किसी अफ्रीका की नस्ल से ताल्लुक रखता है। जैसे ऊपर से काले हो, वैसे ही तुम्हारे दिल भी काले हैं। वो अक्सर ससुराल का सारा गुस्सा हम दोनों बहनों पर ही निकालती रहती। हम लोग उनकी तरह काली तो ना थी, हाँ मगर सांवली जरूर थी। हम दोनों के नक्श इंतहाई जाज़िब नजर थे। मुझे तो अक्सर मेरी हमजोलियां इंडियन फिल्म स्टार काजोल कहकर छेड़ती थी, और मैं भी चश्मे तसव्वुर में खुद को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। लेकिन अम्मा के उठते बैठते तंज के नश्तर मुझे आसमानों से जमीन पर ले आते। वो कभी कभी इतना दिल दुखा देने वाली बात करती कि मुझे रोना आ जाता। ऐसे में जमीला मेरी ढारस बंधाती और मुझे अक्सर समझाती कि माँ है, कहने दो, माँ है इसीलिए तो ज्यादा रोना आता है। दुनिया कहे तो बात भी समझ में आती है, लेकिन मुझे अम्मा की कभी समझ नहीं आती कि वो अपनी औलाद को रंग के मामले में जलील क्यों करती रहती है। क्या ये रंग हमने खुद बनाया है? और जमीला बाजी, मेरा दिल तेरी तरह बड़ा नहीं है कि हंसकर सब कुछ बर्दाश्त कर लूं। जब अम्मा गुस्से से लाल पीली होकर तंज के नश्तर चलाती है ना, तो यकीन करो दिल कट के रह जाता है। आखिर वो समझती क्यों नहीं कि हम उसकी बेटियां हैं? अगर वो हमें इज्जत नहीं दिलाएगी तो तेरा क्या ख्याल है जमीला बाजी, हमें कल बाहर के लोग इज्जत से बुलाएंगे या हमारी इज्जत करेंगे? ऐसे में जमीला मुझे अपने सीने के साथ लगा लेती और मेरी पीठ को सहलाती रहती, यहां तक कि मैं रिलैक्स हो जाती। चल तुझे मीठा पराठा बनाकर खिलाती हूं। ऐसे में वो मेरी सोच का रुख मोड़ने के लिए मेरी पसंद की कोई न कोई चीज बनाकर मुझे खिला देती, तो कुछ ही देर में मेरा मूड ठीक हो जाता और फिर से मैं हंसने खिलखिलाने लगती। बड़ी बहनें भी बहुत बड़ी नेमत होती हैं, ये तो मुझे उसके जाने के बाद पता चला। लेकिन फिर अम्मा को जमीला बाजी के जहेज की फिक्र होना शुरू हो गई, क्योंकि पुप्पो इशारे कनायों में या जहेज के हवाले से कुरेद कुरेद कर पूछती रहती थी। लेकिन अक्सर वो ये बातें उस वक्त करती जब अब्बा घर पर ना होते। अम्मा नहीं चाहती थी कि पुप्पो जिस तरह उन्हें गरीब घर कह कह के तानी मारती रहती हैं, वैसे ही ताने उनकी बेटी को भी सुनने को मिले। इसीलिए उन्होंने यह तय कर लिया कि जमीला को अच्छा खासा जहेज देंगी, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गिरवी रखनी पड़ जाए। लेकिन मुझे न जाने क्यों अम्मा की उन बातों पर शक था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो इस मामले को आड़ बनाकर बाहर निकलना चाहती है। वैसे भी उसे घर, खावंद और बेटियों से कोई खास लगाव न था। हम में से कोई अगर बीमार हो जाता तो वो इतनी फिक्र न करती जैसी फिक्र एक माँ को करनी चाहिए। लेकिन जब उसने जहेज बनाने के लिए उठते बैठते ये कहना शुरू कर दिया कि एक आमदनी से सर पर आया इतना बड़ा बोझ नहीं चलेगा और मुझे भी कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो हम सभी ने उसके इस फैसले पर इंतहाई हैरत से उसकी तरफ देखा, क्योंकि अम्मा इतनी नाजुक मिजाज थी कि वो तो खुद हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। घर का कामकाज भी कोई खास नहीं करती थी। हालांकि ये छोटा सा घर था, लेकिन हर वक्त बिखरा रहता था, तो बाहर कोठियों का काम वो कैसे करेगी, चूंकि इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। मैं और जमीला अक्सर इस मौजू पर बात करते थे कि जब से हम बड़ी हुई थी तो तकरीबन घर का सारा काम ही अम्मा ने हमारे सर पर डाल दिया और खुद वो मोहल्ले में सैर सपाटा करने निकल जाती। अम्मा की सहेलियां भी उसकी जैसी ही थी, किसी को खातिर में ना लाने वाली। सो उनकी आपस में खूब जमती थी। जब से अम्मी की सहेलियों ने कोठियों पर काम करना शुरू किया था तो उनके ठाट बाट देखने से ताल्लुक रखते थे। उनका पहनना ओढ़ना, चाल ढाल और गुफ्तगू का अंदाज भी पहले जैसा न था। उनके हाथों में अब नए जमाने का स्मार्टफोन भी आ गया था। अम्मा ने जब से अपनी सहेलियों के बदले हालात देखे तो सुबह शाम उनकी तारीफें करते करते अम्मा थकती न थी, और ये सब सुन सुनकर हमारे कान पक गए थे। बेगमात से मिले हुए कपड़ों, परफ्यूम में नहाई अपनी सहेलियों की चकाचौंध को देखकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई, और शायद यही वजह थी कि वो अब उनकी तरह ही घर से निकलकर नए जहान तलाश करने की सबील सोच रही थी, और सामने जमीला के जहेज को बुनियाद बनाकर उनके लिए बाहर निकलना अब मुश्किल न रहा था। लेकिन अम्मा ने जब रात का खाना खाते अब्बा के सामने ये बात रखी तो अब्बा का हाथ खाने पर रुक सा गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या बातें कर रही हो? हमारे घर की औरतें भला कब से बाहर निकलकर काम करने लगी? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, अम्मी मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, ऐसा क्या है जो मुझे नजर नहीं आ रहा और तुम साफ साफ देख रही हो? कोई वजह तो होगी ना? अब्बा ने अपनी भवें उचकाते हुए कदर गुस्से से कहा। वजह तुम्हारी बहन है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? अम्मा भी भर कर बोली। पहले उसने सारी जिंदगी मेरा जीना हराम किया कि मैं जहेज में एक दिन का नहीं लाई। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे अपनी कमीज सिलाई करनी थी, मुझे कितनी बातें सुनाई थी तुम्हारी बहन ने कि जहेज में एक सिलाई मशीन तक नहीं ला सकी,
कि आज अपनी कमीज ही सिलाई कर लेती, और तुम और तुम्हारी माँ कानों में उंगलियां देकर बैठे रहे और कभी उसे जवाब नहीं दिया। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या वो फिर तुम्हें बातें सुनाएगी? हाँ, तो जाहिर है इस आमदनी में तुम्हारी बहन के मुताबिक जहेज तैयार होने से रहा। अब क्या खाली हाथ पैर बेटी को विदा करोगे? किसने कहा है कि मैं बेटी को खाली हाथ पैर विदा करूंगा? जो इसका मुकद्दर नसीब होगा वो इसको मिल जाएगा। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात करके अब्बा दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन अम्मा तिलमिला सी गई। वो कहाँ चुप होकर बैठने वाली थी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े लत्ते और बर्तनों का इंतजाम क्या तुम 3 महीने में कर लोगे? अम्मा ने एक तुर्फ का पत्ता फेंका और अब उसके नतीजे में होने वाले रद्द अमल का इंतजार करने लगी, लेकिन अब्बा ने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने सुकून से खाना खाया और मुझे बर्तन उठाने का कहा। मैंने और जमीला ने फटाफट बर्तन उठाए और हम कमरे के बाहर दरवाजे के पास ही कान लगाकर खड़े हो गए। देखो जमीला की माँ, हम अपनी बच्ची को जो भी जहेज देंगे वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देंगे, ना कि किसी की फरमाइश पर। अब्बा नरमी से बोले, तुम्हारी बहन तो बात बात पे फरमाइश कर रही है। अब ये और बात है कि उसका बस तुम्हारी तरफ चलता नहीं। वो कितनी बार जहेज के हवाले से मुझसे बात कर चुकी है। हाँ, तो क्या हुआ अगर वो जहेज के बारे में पूछ लेती है? बेटे की माँ है, उसकी भी ख्वाहिश होगी कि भाई की बेटी है, कुछ उम्मीदें लगा कर रखी होंगी उसने। इसमें आखिर क्या बुराई है? यानी तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? उसे ये नहीं दिखता कि भाई गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है तो घर का निज़ाम चलता है? उसे इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि फरमाइशों की लिस्ट पकड़े हुए सिर्फ इस बात पर कि वो बेटी की माँ है यहां दौड़ी चली आती है। मैं साफ साफ कह रही हूं कि रेशमा ने मेरी एक जगह पर बात कर दी है। बेगम साहिबा बहुत अच्छी है। सुबह 7 से 11 बजे तक का काम है और उसके वो मुझे 5,000 दे रही हैं। मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी के मामले में भी मेरी कुछ मदद कर ही देंगी। जमीला की माँ, दरअसल तुम्हारा मसला ये घर और मैं हूं, बेटी है जहेज नहीं। अब्बा गुस्से से बोले, हाँ, तो तुमने मुझे इस घर में दिया ही क्या है? 2 जोड़े गर्मियों के और सर्दियों का अल्लाह हाफिज। ढंग का ना खाना ना पहना। अब क्या सारी जिंदगी में इसी तरह गुजारूंगी? तो अब आई ना असल बात तुम्हारी जबान पर। सीधी तरह कहो ना कि तुम्हें अय्याशी चाहिए। तुम्हें खाने में रोज मुर्गे मुसल्लम चाहिए और पहनने के लिए 3-3 हजार का सूट चाहिए। ठीक है, कर लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। दूर के ढोल तो वैसे भी सुहाने ही होते हैं। अब्बा बात खत्म करके कमरे से बाहर निकले तो हम भी भागकर किचन में चले गए। अम्मा ने सुबह 7 से 11 बजे तक का काम एक बेगम साहिबा के घर पकड़ा और वो बहुत ही खुश नजर आने लगी। उस आज़ादी ने उसके चेहरे का रंग और भी निखार दिया। बाजी सुबह का नाश्ता और दिन का खाना फ्री देती थी। अम्मा के तो मज़े हुए, साथ हमारे वारे न्यारे भी हो गए। अम्मा अक्सर खाने पीने की चीज़ें छुपा कर भी घर ले आती और ये तकरीबन हर रोज़ का ही मामूल बन गया कि हमारे घर में तो खाने पकाने से भी जान छूट गई। अम्मा ने न जाने कौन कौन सी परेशानियों का जिक्र बेगम साहिबा से किया था कि उन्होंने जमीला के जहेज की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। वो भी बहुत ही नेक दिल खातून साबित हुई थी। जमीला की शादी पर अम्मा ने अपने दिल के अरमान निकाले, खूब दिल खोल कर जहेज दिया, धूमधाम से शादी की। लेकिन जमीला के मुकद्दर में खुशियां न थी। हालांकि पप्पू का बेटा था, हर बात का इल्म था, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि वो पक्का जुआरी और नशई है। जमीला को तो चुप सी लगी। अम्मा ने शुरू शुरू में बड़ा वावेला मचाया, लेकिन फिर वही अजली बेनियाजी, सब कुछ अब्बा पर डालकर वो अपनी दुनिया में मगन हो गई। 1 साल के अंदर अंदर जमीला 2 जुड़वा बेटों की माँ भी बन गई, लेकिन इतनी बड़ी खुशी ने भी उसके मुकद्दर को न बदला। बहनोई कोई कामकाज भी खास नहीं करता था। जब दिल करता तो चला जाता, वरना घर में ही पड़ा रहता। जमीला ने अपने बच्चों की खातिर सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन वो उसके पैसे छीन कर अपने नशे पर लगा देता। मारना पीटना उसका रोज का मामूल था। लेकिन जमीला, वो तो सब्र की गुड़िया बन गई। उसने कभी भी अपने घर के मामलात का शिकवा मैं क्या करना किया। वो बहादुरी के साथ अपने हालात का मुकाबला कर रही थी। उसमें बहुत सारा बदलाव आया था। वो दुबली पतली तो पहले ही थी, लेकिन अब हड्डियों का ढांचा नजर आती थी। मगर उसकी मोहब्बत मेरे लिए कभी भी कम ना हुई। यही वजह थी कि मैंने उसे कमाल के बारे में सारी बात बता दी, बल्कि एक दिन कमाल से मिलवा भी दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और कमाल को कह दिया कि वो रिश्ता लेकर आए। कमाल के माँ बाप मर चुके थे, लेकिन दूर पार की एक खाला थी जिसे लेने वो गांव जाएगा उसने कहा था, और वही रिश्ते की बात भी करेगी। इस बात पर मेरा दिल धक धक करने लगा।
गर्मियों की उन लंबी रातों में मुझे कमाल की ये बातें बहुत सताती। अब मेरी रात का अख्तिताम और सुबह का आगाज कमाल को सोचते सोचते ही गुजरने लगा। घर में करने को कोई खास काम न था। अम्मा जो खाना लेकर आ जाती थी 2 टाइम के लिए बहुत होता था। अम्मा ने घर में छत वाला पंखा भी लगा दिया था। मैं फटाफट सारे घर का काम खत्म करके पंखा लगाकर लेट जाती। घर में बहुत सारी छोटी छोटी सहूलियात अम्मा की वजह से आ गई थी। अम्मा जब भी घर आती अपने साथ कुछ ना कुछ अपनी कमीज के अंदर छुपा कर ले आती। इस मकसद के लिए अम्मा अपनी कमीज के अंदर एक खुफिया बनियान पहनती जिसके बड़े बड़े जेब लगे हुए थे। वो पहन कर जाती और उसमें कुछ न कुछ डाल कर ले आती। इंतहाई कीमती डिनर सेट उसने इसी तरह थोड़ा थोड़ा छुपा कर पूरा कर लिया था। ग्लास, चमचे, मेरे लिए मेकअप का सामान और परफ्यूम की बोतलें भी अम्मा बड़े सुकून से घर ले आती और लाकर ताले में रख देती। अलबत्ता मेकअप की छोटी मोटी चीज़ें वो मुझे दे देती। मैंने कई बार अम्मा को समझाया भी कि वो ये काम न करे, कहीं किसी दिन उसकी चोरी पकड़ी गई तो हम सब पकड़े जाएंगे, लेकिन अम्मा कहाँ सुनती थी। एक दिन मौसम के तेवर बहुत बिगड़े हुए थे। रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। अम्मा का जाने का आज भी इरादा नहीं लग रहा था, तो मैंने किचन में जाकर नाश्ता बनाने की शुरुआत ही की थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अम्मा एकदम से उठकर बरामदे में आ गई और मैं भी अल्लाह खैर कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। जो ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक इंतहाई अमीर कबीर औरत सन ग्लासेस लगाए हुए खड़ी थी। जो ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे एक तरफ हटाते हुए अंदर दाखिल हो गई। कहाँ है नगीना? अम्मा दौड़ती हुई सहन में आई। बेगम साहिबा, आप और यहाँ सब खैरियत तो है ना? अम्मा ने बौखलाए हुए कहा। खैरियत होती तो तेरे दरवाजे पर आती। नगीना, तू बड़ी नमक हराम है। तू बड़ी ही तोता चशम निकली। डाइन भी 7 घर छोड़कर फिर हमलावर होती है। अरे तू तो डाइन से भी बदतर है। जिस घर में तेरा रिस्क बंधा हुआ था तूने उसी घर में चोरी की। क्यों? किस चीज की कमी दी थी मैंने? पैसे अलग देती थी, खाना अलग, लेकिन तू फिर भी चोरी से बाज ना आई। मैंने तो कोई चोरी नहीं की बेगम साहिबा। अम्मा बात करते करते अपनी नजरें झुका गई। अगर चोरी नहीं की तो नजरें क्यों झुकाती हो? बेगम साहिबा ने बड़ा वाजिब तंज अम्मा पर किया तो अम्मा मिनमिनाते हुए बोलने ही लगी थी कि मालकिन बोली, सीसीटीवी फुटेज ने तेरी सारी पोल खोल दी। तूने मेरे सोने का सेट जिसमें असली हीरे के नग लगे हुए थे चुराते हुए साफ देखा है मैंने, और तू इस बात से बेखबर थी कि कमरे के अंदर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं जिसकी वजह से तेरी चोरी पकड़ी गई। बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दे। अम्मा फौरन उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी तो मालकिन 2 कदम पीछे हुई और अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और फिर उनकी आंखें अजीब से पुरस्कार अंदाज में चमकने लगी। अम्मा को वावेला करते हुए देखकर वो अंदर कमरे में आई और चारपाई पर बैठ गई तो अम्मा भी दौड़ते दौड़ते कमरे में उनके पीछे लपकी और उनके पैरों में जाकर बैठ गई और उनकी टांगें दबाने लगी। मालकिन, मुझे माफ कर दे। तो मालकिन बोली, मैं चोरी के जुर्म में तेरे हाथ कटवा दूंगी। अगर बचना चाहती है तो। वो थोड़ा रुकी और मुझ पर नजरें गाड़ते हुए दोबारा बोली, अपनी बेटी की शादी मेरे एबनॉर्मल बेटे से कर दे तो तेरी जान छूट जाएगी। ये कहकर वो चली गई तो अम्मा रोने लगी और फिर मेरे कदमों में बैठकर मुझे मनाने लगी। देख, तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे, वरना मालकिन मेरे हाथ कटवा देगी और सोच कितनी बदनामी होगी। मैंने जमीला को भी बुलवा लिया। वो भी ये बातें सुनकर सर पकड़ कर बैठ गई। अब्बा तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अम्मा को बहुत मारा और फिर उसका हल ये निकाला कि वो इस शहर को चुपचाप छोड़ देते हैं। हमने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और जो ही घर से बाहर निकलने लगे तो मालकिन कुछ मर्दों के साथ हमारे घर में दाखिल हुई। किधर की तैयारी है भाई? वो हमारे सामान पैक देखकर बोली तो हम सबको सांप सूंघ गया। फिर उन्होंने उरूसी लिबास का एक जोड़ा मेरी तरफ उछाला। जल्दी पहन लड़की, मेरे पास टाइम नहीं है। अपने साथ लाई एक लड़की को कहा कि इसे फौरन दुल्हन बना दो। अम्मा, अब्बा और जमीला चुपचाप एक तरफ खड़े रहे और वो लड़की मुझे कमरे में ले गई और उरूसी लिबास पहनाकर हल्का फुल्का मेकअप करके आधे घंटे के अंदर बाहर ले आई तो मालकिन मुझे दुल्हन के रूप में देखकर मुस्कुराई और फिर मुझे गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को बोला कि गाड़ी चला दो। गली के नुक्कड़ पर मुझे कमाल नजर आया जिसके साथ कोई खातून भी खड़ी थी और उन दोनों की नज़रों में शदीद हैरत थी, जबकि मैं हैरत तो क्या, अपने दुख का इजहार भी चेहरे पर ना लाई। मेरा दिमाग माफ था। मालकिन मुझे पागल खाने ले गई और बोली, मेरे 5 बेटे पागल हैं और तू
सबसे बड़े बेटे की दुल्हन बनेगी। ये बात सुनते ही मुझ पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। उसका बड़ा बेटा, जिसके मुंह से राल बह रही थी और आंखों में अजीब नफसानी वहशत थी, वो मुझे देखते ही अपने आपे से बाहर हो गया और मुझ पर झपट पड़ा। मेरे दुपट्टे और कपड़ों को नोच कर उतारने लगा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। मालकिन उसे संभालने की कोशिश में खुद भी नीचे गिर गई। इतने में सायरन बजा और कुछ लोग अंदर आए और उन्होंने उस लड़की को संभाल लिया। मैंने अपने हवास जमा किए और इस मौके से फायदा उठाते हुए फौरन भाग निकली। मैं जो ही अस्पताल से बाहर निकली तो सामने कमाल खड़ा था। मैं दौड़ते हुए उसके करीब गई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। वो मुझे लेकर वहां से फौरन निकला। रास्ते में मैंने अपनी सारी रुदाद उसको सुना दी तो वो अफसोस से सर हिलाने लगा। अचानक उसने गाड़ी वाले को रोका और खुद भी गाड़ी से उतर गया और मुझे भी गाड़ी से उतरने का कहा। सामने जामा मस्जिद थी। शादी करोगी मुझसे अभी? उसने आहिस्ता से पूछा। तो मैंने शर्मा कर सर झुका दिया। वो मुझे लेकर इमाम मस्जिद के पास आया जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। अब मैं कमाल के साथ छोटे से घर में रहती हूँ, लेकिन खुश हूँ। कभी कभी अपनों की बेहिसी याद आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। अम्मा अब्बा से तो मैंने कोई राब्ता नहीं रखा, लेकिन जमीला से राब्ते में हूँ। मेरे बाद अम्मा अब्बा ने वो घर छोड़ दिया है और किसी दूसरे शहर चले गए हैं। कहाँ, ये अलबत्ता मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उनके लगाए जख्म अभी ताज़ा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।